नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। लेबनान नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, आज इस पर होगी हमारी नजर। ईरान का नया प्लान इसे लेकर सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को बदले की कमान सौंप दी गई है ईरान की तरफ से और अब आने वाले वक्त में बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिए जा सकते हैं। यानी ईरान ने अपने एक प्रॉक्सी को जिम्मेदारी सौंप दी है इजराइल पर बड़े हमले अंजाम देने की। आप देखिए, पिछले बीते कई दिनों से लगातार सुलग रहा है लेबनान से हमले हो रहे हैं इजराइल पर और इजराइल से दिया जा रहा है जवाब। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमले का नया प्लान सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को कमान सौंप दी है ईरान ने। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल की जंगी तैयारी से जुड़ी अंडरग्राउंड हॉस्पिटल और शेल्टर्स कर लिए गए हैं तैयार। तीसरी बड़ी खबर, रेड सी में हूती का कोहराम, ग्रीस के शिप पर विध्वंसक हमले हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर, चीन का विस्फोटक दावा, अमेरिका से परमाणु खतरा। इन तमाम खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजरायली हमलों से दहल गया उत्तरी गाजा, अल शती रिफ्यूजी कैंप पर बरसाए गए हैं बम। ये तस्वीरें देखिए नॉर्थ गाजा से, ये तस्वीरें आईडीएफ की बमबारी की। तो विस्फोटक धमाकों से तबाह हो गई हमास की इमारत। जी हां, दावा आईडीएफ की तरफ से यही किया गया है कि इस इमारत में हमास का सेंटर था। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भयंकर बमबारी की। कफर केल इलाके में इजराइल का एयर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड यहां पर कैसे किए गए तबाह, ये देखिए। तो इस वक्त की ये 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की बमबारी हुई है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं, बर्बाद किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चुप बैठा हुआ है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया। अपर गलीली में बरसाए गए 10 रॉकेट, जी हां, एक के बाद एक 10 रॉकेट बरसाए गए हैं इस इलाके में। आयरन डोम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल की तरफ ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि इन हमलों को कर दिया गया नाकाम। रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से अपर गलीली में बरसाए गए हैं रॉकेट, लेकिन आयरन डोम ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड कैसे किए गए हैं तबाह। नॉर्थ गाजा में भी लगातार हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी गाजा एक बार फिर इजरायली हमलों से दहल गया। अल शती रिफ्यूजी कैंप पर बरसाए गए हैं बम। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये 3 तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इजराइल के इरादे कितने ज्यादा खौफनाक हैं। उत्तरी गाजा में तो हमलों का सिलसिला जारी ही है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है।
देखिए बिल्कुल हिजबुल्लाह जवाब देगा। हिजबुल्लाह भी ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह पुराने वाला हिजबुल्लाह रहा। हिजबुल्लाह ने 2011 के बाद अपनी क्षमताओं में और शक्ति में इजाफा किया। उसकी खासतौर पे जो मिसाइल पावर है या फिर उसके जो आप कह सकते हैं जो उसकी ग्राउंड फोर्सेज हैं, उसके स्ट्रैटेजीज में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अभी इजराइल का मकसद इस समय इन पूरे प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ईरान हो, सीरिया हो या फिर आप कह सकते हैं कि हूती हो, इनमें सबसे बड़ा खतरा इस समय इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ही बन गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो वेपनरी है, जो उनका जो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। और उसकी नॉर्दर्न पार्ट को, पूरे नॉर्दर्न पार्ट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रखा है। और यही वजह है कि अब इजराइल के बड़े हमले हिजबुल्लाह पे हो रहे हैं। लगातार हमास के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं कम कर एयर स्ट्राइक्स का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के ऊपर ज्यादा बड़े हमले किए जा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हमले किए जा रहे हैं, ताकि उनके जो कमांडर्स हैं या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि इजराइल के नजर से अगर देखा जाए तो हमलों का सेंटर पॉइंट इस वक्त जो है वो लेबनान नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के तमाम गढ़ नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर पर हो गया है हमला। दक्षिण लेबनान के सिडोन पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए तस्वीरें, कमांडर खलील हुसैन का घर तबाह कर दिया गया। साउथ लेबनान के सिडोन की ये तस्वीरें आपके सामने। शिन बेट की खुफिया जानकारी के बाद ये सटीक ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो है दूसरे वॉर फ्रंट से रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। कुर्स में रूसी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के वेपन स्टोर को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी बेस में कैसे मचाई गई तबाही, ये देखिए। कुर्स की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और वहीं रूस के मुर्मस्क में ड्रोन अटैक की भी खबर सामने आ रही है। कामिकाजी ड्रोन को यहां पर किया गया है इंटरसेप्ट। फिनलैंड से ड्रोन उड़ाए जाने की आशंका है। ये देखिए तस्वीरें, लाल घेरे में आपको नजर आएगा ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन को यहां पर इंटरसेप्ट किया गया है और इसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और वहीं यूक्रेन के उगलेदार में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी ट्रेंच में घुसकर भीषण अटैक किया गया। कई यूक्रेनी कैदियों को बंदी बनाने का दावा भी किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेनी ट्रेंच में घुसकर कैसे इस हमले को दिया गया अंजाम। दावा यह कि यहां पर कई यूक्रेनी फौजी बंदी बनाए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी बेस में तबाही मचाई गई है। फिनलैंड से ड्रोन उड़ाए जाने की आशंका सामने आई और रूस के मुर्मस्क की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ड्रोन अटैक करने की गई कोशिश, लेकिन इस ड्रोन को कर लिया गया इंटरसेप्ट और कर दिया गया नष्ट। कई यूक्रेनी कैदियों को बंदी बनाने की भी खबर सामने आ रही है यूक्रेन के उगलेदार से। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, रूस यूक्रेन के बीच ये भीषण जंग आखिर कहां थमती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ से बदला लिया जाता है, फिर बदले का बदला लिया जाता है और ये जंग कहीं रुकती हुई हम देख नहीं रहे हैं। दूर दूर तक इसके आसार नजर नहीं आ रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक किस्म से अगर इसको समझा जाए तो लड़ाई के अंदर एक किस्म से स्टेलमेट सा हो गया है। दोनों तरफ अपनी तरफ से टैक्टिकल गेन्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ हद तक हो भी रहा है। यूक्रेन ने भी कुछ अपनी सक्सेसफुल दिखाई है और रशिया का भी सक्सेस। लेकिन समझने की बात जो बड़ी ये है कि दोनों तरफ से अगर हम देखें ध्यान से, जैसे कि हम बाहर से दिल्ली से बैठ के या लंदन से बैठ के देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है यूक्रेन के अंदर।
कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, कितने लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने मर चुके हैं, कितने कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। अब इस समय इस लड़ाई को खींचने के लिए तो आप खींचते चले जाइए, महीनों चल सकती है। यूक्रेन को सामान मिलता रहेगा नाटो से और अमेरिका की तरफ से बमबारी होती रहेगी। उधर से रशिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, रशिया को कोई सैंक्शन से खास फर्क पड़ा नहीं है। वो अपने कार्यक्रम जिस तरह से कर रहा है। इट्स ए पावरफुल नेशन, इट्स ए वेरी प्रोफेशनल कंट्री एज फार एज द मिलिट्री हार्डवेयर इज कंसर्न। तो ये तो चलता रहेगा अगर आप चलाना चाहें तो महीनों तक। लेकिन समझने की बात यह है कि कब से दुनिया में ये बातचीत हो रही है कि इस मैटर हैज टू बी रिजॉल्व ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल। ये लड़ाई के जरिए से हल नहीं हो सकता। तो आज बड़ी खुशी की बात है, आपने शुरू में न्यूज में भी बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस समय, ये बड़ी सोचने की बड़ी गंभीर बात है कि रशिया भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन से मिल सकते हैं, और यूक्रेन भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर आज तक मुझे नजर नहीं आया कि दोनों लीडर से कुछ ही शॉर्ट वाइल में मिल ले। तो इस समय भारत का एक बड़ा योगदान इसमें मुझे लगता है हो सकता है। समझाने की बात यह है, जो मोदी साहब 1.5-2 साल से कह रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर आपने देख लिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, युद्ध के इस माहौल में ये बातें आखिर कौन सुनेगा, कौन समझेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीदें तो बहुत हैं इस दौरे से, बिल्कुल सही आपने कहा। और इस बीच देखिए, कुर्स में रूस ने अपने ही व्हीकल पर किया है अटैक। फ्रेंडली फायर में रूसी वाहन को कर दिया गया तबाह। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी सेना से भिड़ंत के दौरान ये हादसा हो गया। फ्रेंडली फायर में ही रूसी वाहन हो गया तबाह। कुर्स में रूस ने अपने ही व्हीकल पर अटैक कर दिया गलती से। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त वॉर जोन से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कीव। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी फिलहाल विपिन क्या नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जिसका जिक्र अभी शंकर प्रसाद जी भी कर रहे थे, उससे तमाम उम्मीदें, और दूसरी तरफ युद्ध और ज्यादा भड़कता हुआ हम सीधे तौर पर देखते हैं। बिल्कुल समीर, 6 अगस्त 2024 वो तारीख है जिसके बाद से ही इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों चेंज हो गई है। पिछले 2.5 सालों से यूक्रेन इस युद्ध में अपनी सरजमी को बचाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 6 अगस्त के बाद से अब क्या हो रहा है? अब वो रशियन टेरिटरी में घुसकर युद्ध कर रहा है, आंख में आंख डालकर युद्ध कर रहा है, और ये कह रहा है कि हम मॉस्को तक अटैक करेंगे। कल का जो ड्रोन का हमला है वो ये बताता है कि यूक्रेन के हौसले बुलंद है, और यूक्रेन नाटो से लेकर अमेरिका से लेकर वो तमाम देश जो आज की तारीख में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी ये संदेश दे रहा है कि आपकी मदद खराब नहीं जाएगी इस युद्ध में। अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो हम लीड कर रहे हैं। यही बात रशिया को परेशान कर रही है, और खासकर तब बेशक प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा हो रहा हो, लेकिन वो ये दिखाना चाहता कि अगर आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आप एक कदम हमारी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो जो हश्र आपने हमारी टेरिटरी में आकर हमारे लोगों का, हमारे घरों का, हमारे सैनिकों का किया है, वही हम करेंगे। और वही क्रुक्स में, वोरोनिल में और उन तमाम क्षेत्रों में, उन राज्यों में हो रहा है जो रशिया से लगते हैं। बॉर्डर पर लड़ाई बढ़ती जा रही है, यूक्रेन पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऑफेंसिव युद्ध ये कर रहा है, अब तक डिफेंसिव कर रहा था। और यूक्रेन का जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि बातचीत की टेबल तक आने तक अगर आप झुकेंगे तो हम झुकेंगे, आप मारेंगे तो हम मारेंगे। वही क्रुक्स में होता हुआ नजर आ रहा है। और विपिन, जो बातें लगातार हो रही हैं कि नाटो का पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल है इन हमलों के लिए, और यही वजह है कि यूक्रेन न सिर्फ बॉर्डर के इलाकों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मॉस्को तक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। विपिन, जल्दी से एक जवाब। आप बिल्कुल समीर, देखिए, जब मॉस्को में, क्रीमिया में, क्रेमलिन के आसपास जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर रशिया ये कहता है कि यूक्रेन की क्षमता ही नहीं है कि यूक्रेन यहां तक आकर मार सकता है। जाहिर तौर पर नाटो के सैनिक इसमें शामिल है, नाटो की स्ट्रैटेजी, नाटो की वॉर प्लानिंग और इसके अलावा इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं जो रशिया की मुसीबत बढ़ा रहा है। बेशक
परोक्ष रूप से नाटो इस वॉर में नहीं उतरा है, लेकिन नाटो का सपोर्ट है और यही वजह है कि 2.5 साल से रशिया के सामने एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है और अभी भी ये युद्ध खत्म होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। और अब इसकी जद में यूक्रेन के साथ साथ रशिया के भी कई राज्य आ गए हैं, इसमें क्रुस्क शामिल है और 6 अगस्त के बाद युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदलती हुई नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल हालात निश्चित तौर पर विपिन आपने सही कहा कि और ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत की शांति की ये तमाम कोशिशें कितनी रंग लाएंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वॉर जोन से हमारे साथ जुड़े, अपना ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वॉर फ्रंट की। ईरान इजराइल के वॉर फ्रंट पर आखिर हो क्या रहा है, ईरान की तैयारी क्या है, ईरान चाहता क्या है, प्लानिंग क्या की जा रही है, हिजबुल्लाह को बदले की कमान आखिर ईरान ने किस मकसद से सौंपी है, अब हिजबुल्लाह क्या करने वाला है, इजराइल के लिए अंजाम क्या होगा, इजराइल ने जो हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए हैं क्या अब उनका बदला लेने की बड़ी तैयारी है। बड़ी खबर, विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान ने अबू मेहदी शिप से दागी है मिसाइल। 1750 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दागी गई है। कंटेनर शिप से बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है टेस्ट। खतरनाक इरादे, शिप पर कंटेनर के बीच मिसाइल लॉन्चर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये देखिए 1750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दागी गई है। कंटेनर शिप से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने अबू मेहदी शिप से ये मिसाइल दागी है। सीधे सीधे कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बड़ा मैसेज इसमें छिपा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए एक चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से और ईरान के आसमान में उड़ान पर लगा दिया गया है बैन। 22 से 24 अगस्त के बीच ईरान का बारूदी प्लान सामने आया। टेंशन के बीच ईरान ने जारी किया नो टाइम, मिसाइल लॉन्च के लिए जारी किया गया नो टाइम। 48 घंटे में इजराइल पर ईरान की हमले की आशंका, यानी आने वाले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। इजराइल पर ईरान बड़े हमले की कर रहा है तैयारी। और अगली बड़ी खबर, नॉर्थ ईरान में मिसाइल का मूवमेंट भी देखा गया। मिसाइल को लेकर ईरान में जारी किया गया अलर्ट। आधिकारिक तौर पर ईरान ने किया है आगाह, देखने को मिल सकता है मिसाइल एक्शन। ये कहा गया है ईरान की तरफ से सीधी धमकी। ईरान के पास के देशों को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। तो देखिए नॉर्थ ईरान में मिसाइल का मूवमेंट देखा गया और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कंटेनर शिप से कैसे बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। 1750 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नॉर्थ ईरान में मिसाइल का मूवमेंट देखा गया और 48 घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की आशंका सीधे तौर पर बनी हुई। और फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल त्रिगुनायत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? कहा यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे इजराइल के लिए बहुत अहम हो सकते हैं क्योंकि ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी की है। देखिए काफी चर्चा चल रही है कि ईरान बदला लेगा और कब लेगा, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि ईरान के 3 या 4 प्रॉक्सीज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि हमास ऑलरेडी है वहाँ पर, हुथीज हैं जो यमन में और रेड सी के अंदर हैं, तो उनको ही एक्टिवेट करके वो काफ़ी हद तक उसका बदला ले सकता है। कारण जी अनिल जी, थोड़ी सी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मैं इसको दुरुस्त करा लेता हूं। तब तक सुमित मैं आपसे जानना चाहूंगा प्लानिंग फिलहाल नजर क्या आ रही है? अगले 48 घंटे में बड़े हमले हो सकते हैं, हिजबुल्लाह को आगे किया जा सकता है। क्या ईरान डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व होने की तैयारी कर रहा है या फिर अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही हमलों की रफ्तार को बढ़ाने की तैयारी है?
देखिए समीर, ईरान के पास अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये है कि ईरान का लगातार न्यूक्लियर प्लान अपने बिल्कुल चरम पर है। वो लगभग माना जा रहा है कि वो कभी भी ईरान इसका ऐलान कर सकता। तो ऐसे वक्त में ईरान डायरेक्टली इस वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को लगता है कि ना सिर्फ उसको इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शंस और ज़्यादा लग जाएंगे। और अभी ईरान बहुत लंबे समय के बाद लगातार इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद उभरना शुरू किया है। ईरान अपने आप को रिवाइव कर रहा है। तो ऐसे में उसके लिए एक मात्र प्लेयर, एक मात्र ऐसा प्रॉक्सी जो लगातार इसको डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है या फिर इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, वो है हिजबुल्लाह। इसी वजह से हिजबुल्लाह को आगे किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को ना सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशंस दिए जा रहे हैं, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि सीरिया और इराक से कई लड़ाके हैं वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सीरिया की जमीन से लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल को भी यह बात पता है, इजराइल इसको लेकर प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहा है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ईरान अभी इस सिचुएशंस को बहुत धीरे से, या फिर आप कह सकते हैं कि स्लोली इस पूरे ऑपरेशंस को चलाएगा। और उसकी कोशिश यही होगी कि वो सीधे तौर पर ना भिड़कर बल्कि एक पोस्टरिंग करे जहां पर इजराइल को मैसेज पहुंचाए, अमेरिका को मैसेज पहुंचाए कि वो अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है, वो अभी भी अपने आप में सैन्य क्षमताओं में बहुत ज्यादा। बिल्कुल सुमित, ये इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और ईरान के इस नए प्लान से जुड़ी ये अहम खबर जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं तफसील से। ईरान का इजराइल पर हमले का नया प्लान सामने आया है। हमले के लिए हिजबुल्लाह को तैयार कर रहा है ईरान। इजराइल पर पहले हिजबुल्लाह कर सकता है हमला, जिस बात का जिक्र सुमित ने किया, केंद्रित हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का दावा सामने आया है। तो हमले के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कर दिया गया है तैयार। ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमले होंगे ऐसी आशंका कम ही है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों की तैयारी इजराइल के खिलाफ निश्चित तौर पर की जा रही। तो देखिए, अब इंतजार है सिर्फ ईरान के एक इशारे भर का और हमला कर देगा हिजबुल्लाह। ईरान के निर्देश पर हिजबुल्लाह बड़े अटैक्स अंजाम दे सकता है। ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह हमले की रणनीति बना रहा है। इजराइल पर हमले के प्लान में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इस बार एक साथ सैकड़ों रॉकेट नहीं दागेगा हिजबुल्लाह, किसी एक टारगेट पर सटीक हमले की तैयारी की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को हमले के लिए आगे करने की तैयारी है और किसी बड़े टारगेट पर सीधा निशाना लगाकर उसे नेस्तनाबूद करने की तैयारी ईरान की सामने आई है वाया लेबनान। और टेंशन के बीच चीन ने जारी कर दी एडवाइजरी। चीन की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी, लोगों से जल्द लेबनान छोड़ने की गई है अपील। हिजबुल्लाह इजराइल जंग को लेकर यह अलर्ट चीन ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया है। तो देखिए, इजराइल लेबनान फ्रंट पर कुछ बड़ा होने के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। आशंका बढ़ती नजर आ रही है कि यहां पर बड़ी जंग की तैयारी है। ईरान ने एक तरह से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे आने वाले बहुत अहम हो सकते हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारियां और अब चीन की अपने नागरिकों को जारी ये एडवाइजरी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? चीन ने तो बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी है और सीधे तौर पर जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि लेबनान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेबनान की सरजमीन से इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी है इस बार हिजबुल्लाह की। आपने बिल्कुल ठीक समरी दी है, लेकिन आपने एक बात को नहीं सोचा कि जब एक एनिमी की साइड से कोई प्लान बनता है, जिस तरह ईरान बना रहा है हिजबुल्लाह से अटैक कराने के लिए, हमास से अटैक कराने के लिए, हूती से अटैक कराने के लिए, तो जो डिफेंडर है इजराइल एक मिलिट्री कंट्री है, वो भी तो कुछ सोच विचार कर रही होगी ना। तो वो सोच विचार किस प्रकार से कर रही है? आप ये मत सोचिए कि ईरान इस समय टारगेट नहीं बन सकता। अगर सारी दुनिया ये मानती है कि ईरान इस प्रॉक्सी वार के पीछे है, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हूती को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि इजराइल ईरान पर कुछ हमला कर सके? अभी तक ईरान के अंदर एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अगर बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हैं तो 2-4 अगर मिसाइल इजराइल ने भी छोड़ दिए, या आपने कुछ दिन पहले आप ही ने दिखाया था कि एयर एक्सरसाइज हुई है इजराइल की तरफ से, एयर टू एयर फ्यूलिंग तक दिखाई गई थी। तो उससे क्या साबित होता है
कि एयर पावर इस्तेमाल करके अगर इजराइल चाहे तो ईरान के ऊपर ऐसा डिस्ट्रक्शन कर सकता है 24 घंटे के अंदर, जो कभी भी ईरान जो चाहता है ना हो। तो आप एक तरफ से सोच रहे हैं कि ईरान ये करेगा, हिजबुल्लाह ये करेगा, करें अवश्य करें, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जो ऑपोजिट साइड है वो इसका क्या जवाब देगी। क्या साइबर वॉरफेयर के जरिए वो कुछ एक्शन कर सकती है? क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कुछ एक्शन कर सकती है? क्या उनके वीआईपीज के ऊपर कुछ हमला कर सकती है? और सर हुआ भी तो है, ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार दिया गया। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लिया। तो बीते दिनों पर अगर हम नजर डालें तो हुआ भी है ऐसा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो आपका ऑपोजिट साइड है, मैं उसे ऑपोजिट साइड कह रहा हूँ, डेलिबरेटली दुश्मन नहीं कह रहा जी, कि वो भी तो कुछ सोच रही है ना। बिल्कुल, तो ये तो सोच के नहीं बैठे कि हम डिफेंसिव ही करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने डिफेंसिव तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने मोबाइल शेल्टर्स लगा दिए, ड्रोन पूरे लगे हुए, ड्रोन कर्टन, आयरन कर्टन बना दिया, वो सब है। उनकी एयरफोर्स अभी ऑप्टिमली यूज नहीं हुई है। उनकी मिसाइल पावर अभी तक ऑप्टिमली यूज नहीं हुई है। आप देखना चाहें तो जब तक कि उनके पास एम्युनिशन आता रहेगा, जब तक अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी बात ख्याल रखिएगा, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ किया और उसका जवाब ईरान ने देने की कोशिश की या चाइना की तरफ से सपोर्ट आई, तो याद रखिएगा ये बहुत मसला गंभीर हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फोर्सेस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स सब वहां पर मौजूद हैं। वो सब इस समय टारगेटेड है ईरान को। बिल्कुल, तो आप ये मत समझिए। बिल्कुल सही सर आपने कहा। और इस बाबत सीधे सीधे चेतावनी जारी की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से ईरान को भी कि अगर बदले के बारे में सोचा गया तो अंजाम बुरा होगा। और इस बीच जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इजराइल की जंगी तैयारी, ईरानी हमले से पहले इजराइल की क्या है जंगी तैयारी, ये देखिए। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है इजराइल। इजराइल ने बनाया अंडरग्राउंड हॉस्पिटल। अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में सैकड़ों बेड्स का इंतजाम किया गया है। तस्वीरें देखिए, हमले के हालात में जख्मी लोगों का यहां पर फौरन इलाज किया जाएगा। इजराइल में अंडरग्राउंड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। तो यानी बड़े हमलों से बचने के न सिर्फ इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है तो कैसे तुरंत घायलों को इलाज मुहैया कराया जाएगा, इसकी भी तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। और हमलों से बचाव के लिए इजराइल में बड़ी तैयारी की गई है। मिसाइल अटैक से बचने के लिए लगाए गए मोबाइल शेल्टर्स, सभी बड़े शहरों में लगाए जा रहे हैं मोबाइल शेल्टर्स। पूरे इजराइल में सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस है। इजरायली फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी इजराइल भी यह मानकर चल रहा है कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। तो सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस नजर आ रहा है। इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स का एक्शन बड़े पैमाने पर नजर आ सकता है, इसकी भी आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि अभी तक बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया जाता है तो आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। सुमित, इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। सुपर एक्टिव मोड में एयर डिफेंस तो नजर आ ही रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल भी इजराइल की तरफ से मुमकिन है? फोर्स का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पर करेगा। अगर आप अभी भी देखें तो इजराइल लगातार उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मजबूत है। और हिजबुल्लाह के ना सिर्फ साउथ लेबनान के अंदर, बल्कि कई बार हमने देखा कि नॉर्थ लेबनान तक उन्होंने अटैक किया। उनके जिस भी कमांडर्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है वो वहां पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, ना सिर्फ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से बल्कि अपनी जो कॉम्बैट उनके पास जो ड्रोन्स है उसकी मदद से भी। तो निश्चित तौर पर इजराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। ग्राउंड फोर्सेस को अभी डिप्लॉय करने का या मूव करने का इजराइल का कोई इरादा नहीं। इजराइल का ग्राउंड फोर्सेस को आपको याद होगा कि ज्यादातर उसने मूव जो की वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, यानी 146 जो उनकी डिवीजन है जो गोलान हाइट्स में मौजूद थी या फिर जो अपर गैली के इलाकों में, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन उसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस को आगे जाने की आगे या फिर मूवमेंट की इजाजत नहीं है। लेकिन अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को इजराइल ने बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लगातार उस इलाकों में डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर इजराइल की एक स्ट्रैटेजी है। वो देखना चाहता है कि हिजबुल्लाह के अटैक किस तरीके से होंगे, कैलकुलेशन करना चाहता है और उसी के बाद एज पर दी आप कह सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह के अटैक्स होंगे उसके हिसाब से वो जवाब देगा।
बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, हाई अलर्ट मोड में है इजराइल। ईरानी हमलों से बचाव के लिए इजराइल में बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल खुद को तैयार कर रहा है इन बड़े हमलों के लिए। मिसाइल अटैक से बचने के लिए लगाए जा रहे हैं मोबाइल शेल्टर्स। योकनीम, किरियत, मोट्स्किन, नेशर और हाइफा में लगाए गए हैं मोबाइल शेल्टर। हाइफा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई हमले वहां पर अंजाम दिए गए। पूरे इजराइल में सुपर एक्टिव मोड में है एयर डिफेंस। पलटवार के लिए हाई अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स। भूमध्य सागर में रेडी मोड पर है इजराइल की नेवी भी। और इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। वोरा साहब, किस तरह से देखते हैं आप इजराइल की तैयारियों को? पहली बड़ी खबर हमने दिखाई, ईरान ने हिजबुल्लाह को आगे कर दिया है। बड़े हमले की तैयारी है, अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा करने की तैयारी। और दूसरी तरफ इजराइल की ये प्रिपरेशन कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं IIT खड़गपुर में हूँ, कोलकाता के पास। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ। सुमित साहब जो अभी कह रहे थे 100% एक्यूरेट। सर मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि जब तक ये पोगी, ये रियल थ्रेट नहीं है, ये एक ढकोच बना रखा है, जब तक ये इजराइल के सामने रहेगा कि ईरान हमें मारने वाला है, बेंजामिन नेतन्याहू की नौकरी पक्की है, उसको कोई नहीं हटाएगा वहां से। क्योंकि सब लोग जानते हैं, इजराइल में जितने मेरे दोस्त वो कहते हैं, जब तक ये आदमी यहाँ पर है कम से कम हम सुरक्षित हैं। उसके बाद इलेक्शन होगी, कौन जीता है कौन हारता है, दैट्स अ डिफरेंट। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान नहीं करेगा कुछ भी। सर क्या चाहता है ईरान? 2000 किलोमीटर दूर जो इजराइल है, उसकी छोटी सी टेरिटरी है, उसको चाहता है। लेकिन सिर्फ उसकी ईगो को चोट लगी है कि आपने मेरे घर में घुस के मेरे वो हनिया फनिया जो था उसको आपने मारा है। तो ये चीजें दो हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। मेरा मानना है कि जो अलर्ट बार बार इजराइल कर रहा है, और कई दिनों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि हाई अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट, टॉप अलर्ट, ये सब कर रहा है अपने लोगों को बताने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ईरान कुछ नहीं करेगा। सर ईरान कुछ नहीं करेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हिजबुल्लाह को आगे करेगा। जाओ टाइगर, तुम लड़ो, शहीद हो जाओ, मैं बोलूंगा शाबाश शाबाश शाबाश, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इजराइल मुझे बहुत मारेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। और आसार पूरे इसी बात के नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह को बड़े हमलों के लिए किया जा रहा है तैयार। हिजबुल्लाह को आगे करने की तैयारी में है ईरान। तो ये है कुल मिलाकर ईरान का प्लान, जहां हिजबुल्लाह को बदले की कमान सौंपी गई है। लेकिन आगे खबरें और भी हैं। रूस यूक्रेन के फ्रंट से रूस पर हमला नॉन स्टॉप जारी है। न्यूक्लियर विनाश, विस्फोटक दावा सामने आया। और देखिए अहम खबर सामने आ रही है कहां से? कुर्स से। कुर्स में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तबाह हुए यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंक। क्षय और मात का खेल लगातार कुर्स्क में जारी है। 25 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल को अब नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के 3,500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया गया है रूस की तरफ से। यह बहुत बड़ी खबर है। और अगर रूस के दावे सही हैं तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 3,500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं कुर्स्क इलाके में। वो इलाका जो कि है तो रूस का, लेकिन फिलहाल यहां के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा कर बैठी है यूक्रेन की फौज। अब इस इलाके से रूस का यह बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 3,500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को हमने मार गिराया है। और देखिए कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ही ये दावा कर रही है। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया गया है। लैंसेट ड्रोन से तबाह किए गए यूक्रेनी हथियार। ये तस्वीरें देखिए जारी की गई हैं रूस की तरफ से। और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से यूक्रेनी हथियारों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है लैंसेट ड्रोन से हमले करके। और अब हथियारों की कमी हो गई है उस यूक्रेनी फौज को जो कि कुर्स्क में कब्जा जमा कर बैठी है। और एक और अहम खबर, 5 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स का मूवमेंट देखा गया है। क्रूज मिसाइल से लैस Tu-95 बॉम्बर्स दिखे। यूक्रेन पर बड़े हमले का एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट। यूक्रेन में रूस की विनाशक हमलों की आशंका जताई गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो
मूवमेंट नजर आया है वो अपने आप में यूक्रेन के लिए बड़ी चेतावनी है। मॉस्को को जिस तरह से दहलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से एक के बाद एक 11 ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए, रूस की राजधानी को दहलाने की कोशिश की गई, अब उसका बड़े पैमाने पर बदला यूक्रेन पर हमले से ले सकता है रूस, इसकी पूरी आशंका है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया गया है, लैंसेट ड्रोन से तबाह किए गए हैं यूक्रेन के तमाम हथियार। ये कुर्स्क की खबर हमने आपको दिखाई, और वहीं यूक्रेन पर अब बड़े हमले की तैयारी में है मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में जारी किया गया है अलर्ट। और रूस के रोस्तोव पर बड़े हमलों की तैयारी है। कुर्स्क के बाद रोस्तोव यूक्रेन का नया टारगेट है। रोस्तोव की ओर बढ़ रहे 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन, यानी यूक्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूसी सेना के बेस हो सकते हैं यूक्रेन का टारगेट। रूसी मीडिया ने ये बहुत बड़ा दावा किया है रोस्तोव रीजन को लेकर। कुर्स्क के बाद अब रोस्तोव यूक्रेन की फौज का अगला टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। और रूस पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। रूस के मिलिट्री एयरबेस को इस बार बनाया गया निशाना। वोल्गोग्राद के रूसी बेस में 10 धमाके किए गए हैं। Su-24 स्क्वाड्रन का बेस है वोल्गोग्राद। ये देखिए, रूसी बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर ये अटैक अंजाम दिए गए हैं। वोल्गोग्राद के रूसी बेस में कर दिए गए 10 धमाके, यानी यूक्रेन की तरफ से भी अब रूस को बड़े जख्म दिए जा रहे हैं। तो ये रूस पर एक और बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। रूस के मिलिट्री एयरबेस को बनाया गया है निशाना। वोल्गोग्राद एयरबेस में 10 भीषण धमाके हुए। एयरबेस के एरिया में ड्रोन्स का मूवमेंट देखा गया। रूसी बॉर्डर से करीब 400 किलोमीटर अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम दिया गया है, यानी इस हमले की सीरियसनेस का, इसकी गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 24 घंटे में रूस के 7 बड़े शहरों पर हमले हुए हैं और इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है यूक्रेन। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो देखिए, रूस पर नॉनस्टॉप अटैक हो रहे हैं। वोल्गोग्राद एयरबेस पर किया गया है अटैक। किस तरह से अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और बड़ी बात यह कि यूक्रेन इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। वोल्गोग्राद एयरबेस पर अटैक, रोस्तोव ऑयल डिपो पर अटैक, मॉस्को क्रेमलिन से 20 मील की दूरी पर अटैक हो गया। क्रेमलिन को इससे पहले निशाना बनाया जा चुका है 14 महीने पहले। कुर्स्क में 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमाकर बैठी हुई है यूक्रेन की फौज। बेलगोरोद जो कि बॉर्डर का इलाका है, वहां पर सुइसाइड ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन अब बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। जो बॉर्डर के इलाके हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गए। ब्रियांस्क में भी 23 ड्रोन्स के जरिए अटैक्स को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब रहा है। किस तरह से शंकर प्रसाद जी आप देखते हैं यूक्रेन जिस तरह के ऑफेंसिव स्टेप उठाता हुआ नजर आ रहा है, ये तैयारी क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव दौरा, शांति की बात और शांति से पूरे रीजन में समाधान ढूंढने की कोशिश, और दूसरी तरफ यूक्रेन का ये ऑफेंसिव स्टेप। क्या ये संभावना है कि अगर बातचीत पर के टेबल पर बैठने की नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यूक्रेन की स्ट्रेटेजी यही नजर आ रही है। लेकिन एक बात समझिए, अगर ये निगोशिएटिंग टेबल तक नहीं पहुंच पाए जी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कई दफा कह चुके हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि यूक्रेन के पास हथियार और एमुनिशन, ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। रशिया के पास कहां से? इंडिजिनस है। रशिया के पास बाहर से सप्लाई पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। यूक्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड सप्लाई, अमेरिकन एंड नाटो कंट्री सप्लाई। तो उनकी सप्लाई अगर किसी वजह से बंद हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है तो रशियन सप्लाई तो कंटिन्यू रहेगी। और ये बात तो पुतिन साहब कई दफा कह चुके हैं कि नेगोशिएशन इस हालात में नहीं हो सकते जब इस तरीके से उन्होंने रशिया के अंदर अटैक किए। खतरनाक खतरा ये है, जो मोस्ट डेंजरस चीज है, जो आप पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम न्यूक्लियर एक्सचेंज, मे बी एट द टैक्टिकल लेवल
छोड़िए उस बात को, न्यूक्लियर तो शायद नहीं होगा, लेकिन अभी तक कीव इज सेफ। कीव के ऊपर कोई हमला, कोई डैमेज, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। वहाँ दुनिया के सब VIP जाते हैं, बात करते हैं, वापस आ जाते हैं बिल्कुल सेफली। तो कहीं ऐसा ना हो कि रशियन प्रेसिडेंट किसी तरह से परेशान होकर कुछ ऐसा कदम उठा लें जो उनकी मिलिट्री को वो टास्क दें कि इस तरीके से आप डिस्ट्रक्शन कीजिए जिससे उनके उस जगह पर, जिसको कहेंगे टैक्टिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर, स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर नुकसान पहुंचाए। So this is seriously turning out to be a game of brinkmanship. अब कहाँ तक ये रूस का प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब इसको सहन करेंगे कि किस प्रकार से वो रशिया के अंदर घुस के बैठे हैं और किस प्रकार से निकाल। देखिए जो जो फ्रंट पे लड़ाई हो रही है उसमें अवश्य नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। आपने कहा 3000 से कुछ ऐसे लोग मर गए हैं, कुछ 50 टैंक डिस्ट्रॉय, ये तो होता रहेगा। इस तरह के डैमेज रशिया भी सफर कर रहा है, इस तरह के डैमेज रशिया के अंदर भी हो रहे हैं। डैमेज तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इसकी लार्जर पिक्चर को हम देखें तो यही साबित करता है कि इसमें ओवरऑल इन द एंड नुकसान किसका होगा? नुकसान ज्यादा यूक्रेन का होगा। नेगोशिएशन टेबल पे अगर पुतिन साहब नहीं आते इन द करंट सिचुएशन तो क्या होगा? ये बहुत परेशानी की बात है। आफ्टर ऑल कब तक ये यूक्रेन लड़ता रहेगा? फॉरेन एड की तरफ से, मिसाइल की तरफ से, ड्रोन्स की तरफ से, जहाज की तरफ से, टैंक्स की तरफ से, नाटो कंट्रीज कब तक देती रहेगी? तो ये बहुत जरूरी बात समझने की है कि दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक, मैंने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, स्टेलमेट। क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दोनों तरफ से लड़ाई लड़ते रहिए 6 महीने और लड़ते रहिए। बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी। और देखिए इस बीच डोनेस से एक अहम खबर है। डोनेस में रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डोनेस के न्यूयॉर्क में रूस का कब्जा हो गया है। डोनेस के टोरेस्क में भी रूसी सेना का अब फुल कंट्रोल हो गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस कब्जे की पुष्टि की है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में अब आगे बढ़ रही है रूस की सेना, पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि डोनबास में अब रूसी कब्जा बढ़ता नजर आ रहा है। डोनेस के न्यूयॉर्क में रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। डोनेस के टोरेस्क में रूसी सेना का कंट्रोल हो गया है। टोरेस्क इलाके पर पूरी तरह से अब रूस का कब्जा है। यहां पर रूस की सेना हावी है। रूसी हमले में 585 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। कुर्स में 3500 और यहां पर 585 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए इस बीच पोलैंड से पीएम मोदी ने की वैश्विक शांति की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा युद्ध भूमि में समस्या का समाधान नहीं, यूक्रेन पश्चिम एशिया का संघर्ष चिंताजनक है। भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है, यह कहा है पीएम मोदी ने। युद्ध से नहीं बातचीत से हर मसले का समाधान निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश। और इस बीच आपको बता दें पोलैंड से आज ही कीव के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से ट्रेन के जरिए कीव जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन से यह सफर तय करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 10 घंटे के सफर के बाद सुबह कीव पहुंचेंगे पीएम मोदी। कीव में पीएम मोदी का करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है। 7 घंटे वो कीव में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कीव दौरे पर जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग चल रही है और वॉर जोन में होंगे पीएम मोदी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो ये युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शांति का, पीस का मैसेज दिया है, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए एक दूसरे वॉर फ्रंट से अहम खबर, दक्षिण लेबनान में रात भर इजराइल का हमला हुआ। आईडीएफ हमलों से दहल गए लेबनान के 10 इलाके। हिजबुल्लाह की इमारतों पर भीषण बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। कैटजरीन पर 50 रॉकेट से हमलों का ये बदला माना जा रहा है। और इस बीच नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह को वार्निंग, आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार है इजराइल की वायुसेना। ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया ईरान को और चेता भी दिया है। दुश्मन पर हमले का तरीका जानती है हमारी वायुसेना, कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के रैमेट डेविड एयरबेस पर पहुंचकर नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। एयरबेस में पायलट से मुलाकात करते हुए नेतन्याहू की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इजराइल पर होकर रहेगा ईरानी हमला। इजराइल पर ईरान का विनाशक हमला तय। ऑपरेशन टू प्रॉमिस में से बड़ा हमला करेगा ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट मेहदी बख्तियारी ने यह दावा कर दिया है कि इजराइल पर ईरानी हमला होकर रहेगा। ईरान का विनाशक हमला इजराइल के ऊपर बिल्कुल तय है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस से बड़ा हमला करने की बात उनकी तरफ से कही गई। तो दावा देखिए क्या है, इजराइल पर ईरानी हमला बिल्कुल तय। 14 अप्रैल के ऑपरेशन टू प्रॉमिस से भी बड़ा हमला इस बार करने की फिराक में है ईरान। विनाशक हमले के लिए लगातार वॉर ड्रिल की जा रही है ईरान में। ईरान से विध्वंसक प्रतिक्रिया में अब कोई संदेह नहीं है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट मेहदी बख्तियारी ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान पर बड़े हमलों का दबाव है। 22 दिनों से प्रचंड हमलों की दहशत में जी रहे हैं इजरायली। और वहीं हमास की राफा ब्रिगेड का कर दिया गया है सफाया। आईडीएफ ने राफा ब्रिगेड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, सफाया कर दिया। राफा में हमास की 150 सुरंगें तबाह करने का भी दावा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के दौरे पर हैं योव गैलेंट। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की है और इसी दौरान उनकी तरफ से ये बातें कही गई। और देखिए राफा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में मारे गए हमास के 50 लड़ाके। इजराइल के नहाल ब्रिगेड ने इन हमलों को अंजाम दिया। ये देखिए तस्वीरें, नेत्जरिम कॉरिडोर में हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया। तेल सुल्तान इलाके में आईडीएफ ने ड्रोन अटैक के जरिए ये हमले अंजाम दिए। और इजराइल पर तुर्की के बयान से टेंशन में अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की तुर्की से बात। तुर्की के राजदूत ने कहा इजराइल और उसके साथियों को ईरान सबक सिखाए, आक्रामक देशों को घुटने पर लाना जरूरी है, यह कहा गया है तुर्की की तरफ से। तो देखिए इजराइल को लेकर नेटो देशों में जबरदस्त टेंशन है। तुर्की के राजदूत के बयान के बाद अमेरिका में हलचल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है। इजराइल की वजह से अमेरिका पर भड़का हुआ है तुर्की ने क्या कहा, इजराइल और उसके साथियों को ईरान सबक सिखाए, ये तुर्की की तरफ से कहा गया। अमेरिका इजराइल जैसे आक्रामक देशों को घुटने पर लाना बहुत जरूरी हो गया है। तुर्की ने कहा ईरान को कठोर कार्रवाई से रोकेंगे नहीं।
और इस बीच मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हो गई है। F-35C और FA-18 फाइटर जेट से लैस है अब्राहम लिंकन। तस्वीरें आप देखिए। ईरान, हूती, हिजबुल्लाह को यूएस सेंट्रल कमांड की वार्निंग। इजराइल की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये प्रतिबद्धता दोहराई है यूएस सेंट्रल कमांड ने। और मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अमेरिका, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई है। F-35C और FA-18 स्क्वाड्रन की तैनाती हो गई है। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन की तैनाती हुई है, उसे तैनात किया गया है। 45,000 अमेरिकी सैनिकों को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। तो यह बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है जो कि इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती का हूती ने जवाब दिया है। रेड सी में कमर्शियल शिप पर हूती का हमला। ग्रीस के ऑयल टैंकर शिप पर हूती ने देखिए कैसे अटैक किया। ये देखिए तस्वीरें अटैक की। हूती लड़ाकों ने बोट से शिप पर की फायरिंग। कमर्शियल शिप पर 4 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। और इस बीच हूती पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यमन में हूती की सरफेस टू एयर मिसाइल तबाह कर दी गई। अमेरिकी हमले में हूती का रडार सिस्टम भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस हमले का दावा किया है। तो ये जंग सीधे तौर पर और बढ़ती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस हूती। यमन में हूती के 2 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने इन हमलों को अंजाम दिया। यमन में हूती के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। यमन में हूती की एयर टू सरफेस मिसाइल भी तबाह हो गई है। हूती ने रेड सी में कमर्शियल शिप पर अटैक किया था और ये उसका अंजाम है। ग्रीस के कमर्शियल शिप पर बोट से फायरिंग की थी हूती ने। कमर्शियल शिप पर 4 मिसाइलें दागी गई थी। ड्रोन हमले भी अंजाम दिए गए थे और इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है हूती को। और इस बीच परमाणु खतरे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं चीन और अमेरिका। अमेरिका से दुनिया को सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यह दावा किया है। परमाणु खतरे पर बाइडेन के आदेश से भड़का हुआ है चीन। तो अमेरिका और चीन के बीच भी अदावत बढ़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिस तरह की खबरें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि जंग आने वाले वक्त में और ज्यादा भड़क सकती है। अमेरिका के न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस में चीन पर फोकस किया गया है। तो अमेरिका से परमाणु खतरा, चीन का दावा क्या है ये देखिए। परमाणु खतरे पर आमने सामने चीन और अमेरिका नजर आ रहे हैं। अमेरिका से दुनिया को सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की तरफ से यह दावा किया गया है।